Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of economics. The topics that we would be covering in this lecture are different types of good and their price and income effect, splitting price effect into substitution and real income effect, and finally the reasons for downward slope of demand curve. So moving on to our very first slide, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड की। तो देखिए हमने सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ा है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड होती है उसी को हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड डीजल, कार एंड पेट्रोल। सो जब कार की डिमांड होगी तो पेट्रोल की भी डिमांड होगी, या कार की डिमांड होगी तो डीजल की भी डिमांड होगी। सो जॉइंट में जिन दो प्रोडक्ट्स की डिमांड करी जाती है वो जॉइंट डिमांड कहलाती है। और कंपोजिट डिमांड का मतलब है उन प्रोडक्ट्स की डिमांड, ठीक है, जिनके वैरायटी ऑफ यूजेस होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल होगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड फॉर लाइटिंग द रूम ऑल्सो। बाकी एसी के लिए, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, फैन के लिए, हर चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो सकती है। सो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अलग अलग यूजेस होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी सर्विसेज या ऐसी फैसिलिटीज़ जिनके अलग अलग यूजेस होते हैं, उनकी डिमांड को हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट वी हैव डायरेक्ट एंड डिराइव्ड डिमांड। सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू परचेज अ कार, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। क्या मैं ये जाके बोलूँगी आई वॉन्ट टू परचेज अ टायर, आई वॉन्ट टू परचेज अ मिरर, आई वॉन्ट टू परचेज अ सीट? नहीं भाई, वो सब कुछ कार में लगा हुआ आता है। हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बाद में कभी कराना पड़ सकता है तो टायर वायर भी खरीदना पड़ सकता है, बट वी टारगेट अ कार। सो कार की डिमांड डायरेक्ट डिमांड है। और टायर जो है वो कार को बनाने में लगता है तो वो डिराइव्ड डिमांड है। भाई जितनी ज़्यादा कार की डिमांड होगी उतनी ही ज़्यादा टायर की भी डिमांड होगी। सो लोग जो होते हैं वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं, और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने में जिन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है उन रॉ मटेरियल्स की डिमांड जो है वो डिपेंड करती है फिनिश्ड प्रोडक्ट की डिमांड पे, इसीलिए उसको डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड। कंपनी डिमांड का क्या मतलब होता है? एक कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की डिमांड या एक फर्म के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की डिमांड। और इंडस्ट्री डिमांड होती है एक इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स या कंपनीज है वो जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी टोटल डिमांड बाय द कंज्यूमर, दैट इज इंडस्ट्री डिमांड। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, अब आप सिर्फ टाटा के प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हो तो वो कहलाएगा कंपनी डिमांड। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी भी फर्म्स हैं, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन है उसकी जो डिमांड होगी वो कहलाएगी इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स विच आर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली ऑटोमोबाइल बनाने वाली जितनी भी कंपनीज है उन सबका ग्रुप क्या कहलाएगा? इंडस्ट्री कहलाएगा। सो इंडस्ट्री डिमांड क्या होगी? एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स आती हैं या जितनी भी कंपनीज है, ठीक है, वो सब जो प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट की डिमांड को हम बोलेंगे इंडस्ट्री डिमांड। जब हम सारी फर्म्स की डिमांड को कंसिडर करेंगे तो वो इंडस्ट्री डिमांड है, और जब हम एक फर्म की डिमांड को कंसिडर करेंगे तो वो कंपनी डिमांड कहलाएगी। याद रखना, लेकिन इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ वही फर्म्स आएंगी जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रही हैं। नेक्स्ट वी हैव प्राइस इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। तो देखिए अब हमें बहुत ही फोकस करके पढ़ना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है ये चीज़ समझने में। नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड एंड गिफन गुड्स, ये क्या होते हैं एग्जैक्टली? तो इनमें दो तरीके के इफेक्ट मैंने बताया, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। पहले इनका मतलब समझो। प्राइस इफेक्ट मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है। इनकम इफेक्ट मतलब इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। और नेगेटिव का मतलब है इनवर्स रिलेशन, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी एंड वाइस वर्सा। सो आई होप इन शब्दों के मतलब क्लियर हो गए होंगे कि इनकम इफेक्ट क्या है, प्राइस इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है। अब प्राइस इफेक्ट को छोड़ दो पहले, जस्ट फोकस ऑन इनकम इफेक्ट। सो नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनके केस में इनकम इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। एसी, टीवी, फ्रिज, बटर, ब्रेड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ब्रेड का एक बार के लिए केस हटा दो, ब्रेड मत लो, ठीक है, क्योंकि ब्रेड गिफन गुड समझाने में काम आएगा, सो डोंट टेक ब्रेड। एसी, टीवी, फ्रिज, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स हैं, ठीक है, या मिल्क, बटर, इस तरीके की चीज़ें, ये नॉर्मल गुड है। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी एंड वाइस वर्सा। इंफीरियर गुड्स के केस में और गिफन गुड्स के केस में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का क्या मतलब हुआ कि अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड डिक्लाइन कर जाएगी, डिमांड गिर जाएगी।
ऐसा कौन से केस में होगा, ऐसा कौन से प्रोडक्ट्स के केस में होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था डिमांड वाले चैप्टर में भी, एग्जाम्पल लेते हैं जवार बाजरा का। यूजुअली नॉर्मल हाउस होल्ड्स जो है वो व्हीट और राइस कंज्यूम करते हैं। जवार बाजरा टेस्ट के लिए, कभी बाजरा का ढोडा बना लिया, या हमारे यहाँ बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स चलते हैं वो बना लिया और खा लिया। लेकिन तीनों टाइम के खाने में जवार बाजरा कोई भी नहीं खाता, लोग व्हीट और राइस खाते हैं। अब एक ऐसा हाउस होल्ड है जो बहुत गरीब है, ठीक है, तो क्योंकि जवार और बाजरा सस्ता आता है तो वो तीनों टाइम जो है जवार और बाजरा ही खा रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। हालांकि बहुत जगह पे इसको लो क्वालिटी गुड भी बोला जाता है, बट लो क्वालिटी गुड बोलना काफ़ी हद तक ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मेरे लिए जो प्रोडक्ट इंफीरियर गुड हो सकता है वो आपके लिए नॉर्मल गुड हो सकता है, आपके लिए जो प्रोडक्ट इंफीरियर हो सकता है मेरे लिए वो नॉर्मल गुड हो सकता है। तो लोगों का स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, कंज्यूमर की चॉइस क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। मैंने फिर से वही एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए 10 लाख वाली कार नॉर्मल गुड है, अंबानीज के लिए 10 लाख वाली कार इंफीरियर गुड है। वो कहेंगे कोई कार है, हम तो 50 लाख वाली में बैठेंगे। सो डिपेंड करता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फिर भी जब हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं तो हम जो है इनके जो इनकम इफेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि कौन सा इंफीरियर है, कौन सा नॉर्मल, कौन सा गिफन। सो इंफीरियर गुड और गिफन गुड दोनों के केस में ही इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, यानी कि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, फिलहाल के लिए मैं भी लो क्वालिटी गुड्स ही इनको बोलूंगी, बट वो एग्जैक्ट नहीं होगा, बोलने में यही आता है, बट ये जो इनका रिलेशनशिप होता है दैट इज द एग्जैक्ट वे टू डिफाइन इट। तो इंफीरियर गुड्स एक तरीके से आप समझ लीजिए लो क्वालिटी गुड्स हैं, लोग उससे बेटर और एक्सपेंसिव गुड्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से वो इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो ऐसे गुड्स का कंजम्पशन छोड़ के नॉर्मल गुड्स पे, बेटर क्वालिटी और एक्सपेंसिव गुड्स पे शिफ्ट होना चाहेगा। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ऐसे गुड्स की डिमांड डिक्लाइन हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। सो इंफीरियर गुड और गिफन गुड दोनों के केस में ही इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, और इनको काउंटर साइक्लिकल गुड भी कहा जाता है। क्यों? बिजनेस साइकिल्स अगर आपने कभी पढ़ी हो तो बिजनेस साइकिल क्या होती है, जिसमें हम स्टेट ऑफ इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बिजनेस साइकिल में एक अवस्था होती है, एक स्टेज होती है बूम की। बूम जब जीडीपी, ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम सब ऊपर जा रहा होता है। फिर आता है मंदी का दौर, रिसेशन। फिर आता है डिप्रेशन, जब एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जीडीपी ग्रोथ रेट सब नीचे गिरेगा। फिर होती है रिकवरी, और फिर वापस से बूम। सो होना क्या चाहिए है कि जब बूम आता है, जब नेशनल इनकम बढ़ रही होती है तो लोगों की पर कैपिटा इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो ऐसे केसेस में प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़नी चाहिए है, ये नॉर्मल इफेक्ट होगा। काउंटर साइक्लिकल इसका विपरीत होना, अपोजिट होना, उल्टा, रिवर्स होना। वो कैसे होगा? वो होगा इंफीरियर गुड्स के केस में। अब इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, क्योंकि ये लो क्वालिटी गुड्स हैं, तो जब जो है नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी के हालात अच्छे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है सिटीजन्स के भी हालात अच्छे होंगे। तो ऐसे केस में जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो इन लो क्वालिटी गुड्स को छोड़ के बेटर क्वालिटी गुड्स पे शिफ्ट होना पसंद करेंगे। सो एक तरफ जहाँ इकोनॉमी अच्छी स्टेट में है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी? डिक्लाइन होगी। तो इसे हम बोलेंगे कि अपोजिट इफेक्ट आ रहा है, इकोनॉमी जिस स्टेट में है उससे अपोजिट इफेक्ट डिमांड पे पड़ रहा है, इसीलिए इनको काउंटर साइक्लिकल गुड्स भी कहते हैं। फिर आते हैं प्राइस इफेक्ट पे, ठीक है। तो नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होने का मतलब है हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, एंड वाइस वर्सा। सो नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स के केस में जो है प्राइस इफेक्ट नेगेटिव रहता है, यानी कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, चीज महंगी हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। इंफीरियर गुड्स के केस में भी यही होता है कि अगर वो महंगे हो जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। अब जवार बाजरा है, इनकम के साथ तो उनका नेगेटिव रिलेशन है। क्यों? अगर इंसान की इनकम बढ़ जाती है तो वो तीनों टाइम फिर व्हीट और राइस खाना चाहेगा, जवार बाजरा कभी कभी, ठीक है। तो इनकम के साथ तो नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन प्राइस इफेक्ट जो है इनका लॉ ऑफ डिमांड वाला ही है, नेगेटिव है। क्यों? अब कोई गरीब घर है, वो जवार और बाजरा खा रहे थे, ठीक है, 3 टाइम का उनका फूड आइटम यही था। अब उसमें से भी लेट्स से बाजरा महंगा हो गया तो उन्हें बाजरा का कंजम्पशन भी रिड्यूस करना पड़ेगा। सो यानी कि इंफीरियर गुड्स में हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। गिफन गुड्स जो है वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शनल केस है जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी काम नहीं करेगा। यहां पर प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होगा कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सो ये होते हैं गिफन गुड्स, जिनके केस में हमारा प्राइस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। एक बार पहले भी समझा चुकी हूँ, दोबारा समझा रही हूँ। ये फेनोमेनन कब ऑब्जर्व किया गया था? सर रॉबर्ट गिफन ने
ईयर 1848 में आयरलैंड में जब फेमिन था यानी कि अकाल की स्थिति थी, तब इस फेनोमेनन को ऑब्जर्व किया था। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो पोटैटो, जो कि एक मास कंजम्पशन प्रोडक्ट है, उसका प्राइस बढ़ने के बावजूद उसका कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे थे, उसकी डिमांड बढ़ रही थी। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि पोटैटो जो है वो मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट था, ये महंगा हो गया। तो इसका मतलब लोगों की परचेजिंग पावर, आई होप अब आपको परचेजिंग पावर कंसेप्ट क्लियर होगा, बहुत पहले बहुत बार समझा दिया मैंने। सो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन कर रही थी। लोगों की क्योंकि परचेजिंग पावर डिक्लाइन कर रही थी, इसीलिए जो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं वो लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ये उनके लिए नॉट अफोर्डेबल हो गए। तो इसी वजह से वो पहले से भी ज़्यादा यही प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे जिसका प्राइस बढ़ रहा था, दैट इज पोटैटो। क्यों? गिफन गुड्स में हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है पोटैटो का, ब्रेड का, क्योंकि ओरिजिनली जो है इन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके ये फेनोमिनन, ये केस ऑब्जर्व किया गया। अब पोटैटो आज की तारीख में 20 रुपए किलो, ब्रेड 35 रुपए का पैकेट बड़ा वाला, उस टाइम पे सोचो 1-2 रुपए में आता होगा, 54-58 में भी आता होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये महंगा हो गया पोटैटो, तो 20 से क्या 25 रुपए किलो हो जाएगा, 30-40 रुपए किलो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो ब्रेड है 35 से 40 हो जाएगी, 45-50 इतना हो जाएगी। अब अगर मैं एक्सपेंसिव कैटेगरी पे आऊँ, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनके कंपैरिजन में अभी भी ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, अभी भी ये प्रोडक्ट सस्ता रहेगा। हमें कंपैरेटिवली देखना है। माना कि पोटैटो का प्राइस बढ़ गया, माना कि लेट्स से पोटैटो 20 रुपए से बढ़ के मैं कहती हूँ 22 रुपए हो गया, 20 रुपए का था बढ़ के 22 रुपए या 25 रुपए हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये सस्ता ही रहा। इसी वजह से कंज्यूमर जो है इसी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहा है। तो ये जो है गिफन गुड्स का फेनोमेनन होता है, जो कि ओरिजिनली इसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो लास्ट लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है? ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स। क्यों? देखो, इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स में कॉमन क्या है कि दोनों में इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इंफीरियर गुड के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल नहीं कर रहा है। मैंने आपको अभी जवार बाजरा का एग्जांपल दिया, भाई बाजरा अगर महंगा हो जाएगा तो गरीब आदमी को वो भी खाना छोड़ना पड़ेगा, उसका भी कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इंफीरियर गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल नहीं हो रहा है, गिफन गुड एक्सेप्शन है। गिफन गुड के केस में ये देखो, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, प्राइस बढ़ रहा है फिर भी डिमांड बढ़ रहा है। तो इसी वजह से सारे इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं है, सिर्फ वो इंफीरियर गुड, ठीक है, जिनके केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, सिर्फ वही गिफन गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं बोलूं पोटैटो, ब्रेड, क्या वाकई में गिफन गुड नाम की कोई कैटेगरी या कोई चीज होती है? गुड्स वही होते हैं, प्रोडक्ट वही होते हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग और जो रिलेशनशिप है उनका प्राइस के साथ और इनकम के साथ, उसके अकॉर्डिंग उनको नॉर्मल, इंफीरियर और गिफन बोला जाता है। किसी टाइम पे ब्रेड जो है नॉर्मल गुड हो सकता है। अब आज की तारीख में मैं बोलूँ पोटैटो, तो भाई नॉर्मल गुड है, पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, रेट बढ़ते हैं तो लोग कंजम्पशन कम कर देते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल गुड है आज की तारीख में। यही मैं बोलूँ कर्फ्यू की सिचुएशन है देश में, भगवान न करे कभी, लेकिन राइट्स चल रहे हैं या सिविल वॉर, सिविल डिस्टर्बेंस हो जाती है, सिविल वॉर हो जाती है, कुछ भी ऐसा एक्सेप्शनल सिचुएशन है, उस केस में क्या होगा कि प्राइस के साथ डिमांड बढ़ सकती है। एग्जाम्पल लो, कर्फ्यू लगा, ठीक है, और एक दिन के लिए, 7 दिन के कर्फ्यू के बाद एक दिन के लिए वेजिटेबल वेंडर की दुकान खुली है, पूरी भीड़ टूटेगी वहां पे, ठीक है। वो जो वेजिटेबल वेंडर है सेलर है, वो रेट बढ़ा देगा, 20 से 25 रुपए भी कर दे, 25 से 30 रुपए भी कर दे, तो भी लोग खरीदेंगे। क्यों? उन्हें पता है अगले दिन से वापस कर्फ्यू लग रहा है, बीच में एक दिन के लिए दुकान खुली है, तो सेलर भी ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा और कंज्यूमर भी ज्यादा से ज्यादा पोटैटो खरीदेगा, स्टोर करके रखेगा। तो जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं उसमें क्या होता है, नॉर्मल गुड ही गिफन गुड की तरह हो जाता है, नॉर्मल गुड को ही गिफन गुड की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप बदल जाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डालना गलत होगा। हाँ, पोटैटो और ब्रेड का एग्जांपल क्यों देते हैं गिफन गुड में? क्योंकि ये फेनोमेनन ऑब्जर्व किया गया था इन्हीं दो प्रोडक्ट्स को लेके, बट सिचुएशन उस टाइम पे भी एक्सेप्शनल थी, अकाल की स्थिति थी, फैमिन की सिचुएशन थी। सो बेसिकली कहने का मतलब ये कि डोंट कैटेगराइज। मेरे लिए जो गुड जो है नॉर्मल गुड है, अंबानीज के लिए, टाटास के लिए वो गुड इंफीरियर हो सकता है, ठीक है। जो गुड आज की तारीख में नॉर्मल गुड है, किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में कर्फ्यू के टाइम पे वही गुड जो है हमारा क्या हो सकता है, गिफन गुड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं प्राइस और डिमांड के, वो चेंज हो जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अभी कोविड में ले लो,
सैनिटाइजर है, मास्क है, नॉर्मल गुड ही है भाई, नॉर्मल गुड की तरह ही मार्केट में ट्रीट होते थे बेचारे। सैनिटाइजर को तो कोई पूछता भी नहीं था, डिमांड उसकी बड़ी कम हुआ करती थी, ठीक है। और सैनिटाइजर के रेट, लॉकडाउन वगैरह हुए, कोविड आया, उसके बाद से सैनिटाइजर के रेट इतने बढ़े, इतने बढ़े, उसके बावजूद डिमांड बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शनल सिचुएशन, एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस क्रिएट हो गया था। तो उस सिचुएशन में एक नॉर्मल गुड जो है उसका इफेक्ट भी किस तरीके का हो गया? गिफन गुड के जैसा हो गया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोविड वाला ये, कि सैनिटाइजर जो हो गए, मास्क हो गए, पीपी किट्स हो गई, ये सब जो है नॉर्मल गुड के जैसे ही थे। इनमें कोई मतलब खास ऐसा नहीं था कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल कर जाता था या कुछ था, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन लॉकडाउन हुए, सैनिटाइजर्स की ज़रूरत पड़ी, कोविड आया, लोग अवेयर हुए, तो देखते ही देखते भाई मास्क, जो मास्क 10-10 रुपए के बिका करते थे वो 50-50 के बिक रहे थे। और वो कौन सा आता है, N95 आता है, जो भी मास्क आते हैं, मैं तो नाम भी भूल गई। सो वो जो मास्क थे पूरे प्रॉपर साइंटिफिक वाले जो थे, वो तो भैया 250-250 1000 रुपए तक में बिक रहे थे। तो प्राइस बढ़ता जा रहा था, फिर भी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो वो देखो गिफन गुड्स की तरह उनका जो है इफेक्ट सामने आया कोविड और लॉकडाउन के दौरान। सो आई होप द केसेस मस्ट बी क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, और हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। हमने जो है, एक मैंने आपको दो तरीके के इनकम इफेक्ट बताए। एक होता है मनी इनकम इफेक्ट, जब हम कंज्यूमर की इनकम के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं। तो इससे पहले वाली स्लाइड में, एक मिनट, ये जो मैंने आपको इनकम इफेक्ट बताया है, ये कंज्यूमर की इनकम के अकॉर्डिंग बताया है। ये वाले जो इनकम इफेक्ट है ना, ये कंज्यूमर की इनकम से, कंज्यूमर की सैलरी, कंज्यूमर की कमाई से लेना देना है इसका, ठीक है। और अब हम जो है प्राइस इफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला इनकम इफेक्ट यहीं छोड़ दो, इतने तक ही सीमित है। लेकिन जो प्राइस इफेक्ट होता है, that can be broken down into two effects, substitution effect and real income effect। और आपको याद हो तो मैंने प्राइस कंजम्पशन कर्व में ये चीज पढ़ाई भी है आप लोगों को। तो ये जो प्राइस इफेक्ट है, अब हम इसका स्प्लिटिंग अप पढ़ेंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखिए, हम प्राइस इफेक्ट को सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और रियल इनकम इफेक्ट में ब्रेक करेंगे। हमने ये तो पढ़ लिया, ये हमारी समझ में ज़रूर आ गया कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, बट ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के क्या कारण है, वो हम स्टडी करेंगे। सो रिमेंबर, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस रियल इनकम इफेक्ट। रियल इनकम इफेक्ट का मतलब कंज्यूमर की कमाई नहीं है, रियल इनकम इफेक्ट का मतलब है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मैंने बहुत बार समझा दी, इसलिए मैं दोबारा नहीं अब समझा रही हूँ। फिर भी एक बार इतना समझा देती हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है तो आप उस प्रोडक्ट को पहले से ज़्यादा खरीद पाते हैं, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर इंप्रूव हो गई है। आप और पैसा नहीं भी लगाओ, पहले जितना ही उस पर एक्सपेंडिचर करोगे तो भी पहले से ज़्यादा खरीद पाओगे। सो जब कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है, उसका प्राइस डिक्लाइन होता है, तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। दिस इज रियल इनकम इफेक्ट, ठीक है। इसका लेना देना कंज्यूमर की कमाई से नहीं है। सो प्राइस इफेक्ट जो है इन दोनों इफेक्ट्स को जोड़ के बनता है, सब्सटीट्यूशन और रियल इनकम इफेक्ट को। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। गुड एक्स एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस जो है वो डिक्लाइन हुआ है, हमने ये केस लिया है। सो हमने केस लिया है कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिक्लाइन हुआ है। अगर आप केस लो कि प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो इस पूरी टेबल में जो कुछ भी मैंने दिखाया हुआ है उसको रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। एक चीज जो मुझे और नजर आ रही है, ये गलती से गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। This should be negative. This should be negative, this should be negative and this should be positive। कैसे, वो मैं भी आपको समझा रही हूँ। तो हमने केस लिया है कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो सबसे पहले हम केस ले रहे हैं नॉर्मल गुड का, कि एक नॉर्मल गुड है वो सस्ता हो गया, उसका प्राइस डिक्लाइन हो गया। तो मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे एसी का, ठीक है। लेट्स से एसी जो है उसका प्राइस कम हो गया, तो जो लोग कूलर इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या कहेंगे, पहले उनके लिए एसी अफोर्डेबल नहीं था, अब क्योंकि एसी सस्ता हो गया तो उनके लिए भी अफोर्डेबल हो जाएगा। तो वो कहेंगे भैया ऐसा है, हम तो शिफ्ट कर लेते हैं, कूलर से शिफ्ट करके वो एसी पे पहुंच जाएंगे। सो जो लोग पहले कूलर का कंजम्पशन कर रहे थे, या जो लोग कूलर आगे खरीदने की सोच रहे थे, वो अपना पैसा जो है अब कहाँ लगाएंगे, एसी में लगाएंगे। तो ये क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन हुआ। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई, एसी की डिमांड इंक्रीज होगी, तो एसी सस्ता हुआ। इस वजह से जो लोग
जो लोग कूलर का इस्तेमाल करते थे या आगे कूलर लेने की सोच रहे थे, वो अब अपना पैसा एसी में लगाएंगे। ये हुआ सब्सटीट्यूशन, इसकी वजह से डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या इफेक्ट आएगा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इंक्रीज इन क्वांटिटी। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ इसको अभी भूल जाओ, एक एक करके समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। दूसरी चीज, जो लोग पहले से एसी का इस्तेमाल कर रहे थे, एसी सस्ता होने की वजह से उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई। लेट्स से एसी 30,000 का था, एक कमरे में लगा रखा था, एसी 15,000 का हो गया, आदमी 2 कमरे में लगा लेगा। ठीक है, तो क्योंकि एसी सस्ता हो गया, तो जो लोग पहले से एसी का इस्तेमाल कर रहे थे वो भी उसका कंजम्पशन इंक्रीज कर देंगे, उनकी तरफ से भी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्ट सस्ता होने के कारण। सो परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से भी क्या होगा, डिमांड में इंक्रीज आएगा। सो परचेजिंग पावर को ही हम रियल इनकम इफेक्ट बोलते हैं। तो यानी कि इसकी वजह से भी क्या होगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी। ये जो ब्रैकेट में माइनस माइनस लिखा है, ये रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है, तो यानी कि प्राइस कम, क्वांटिटी में इंक्रीज, तो ये कैसा हुआ, इनवर्स रिलेशन। तो ये ब्रैकेट में लिखा है नेगेटिव, नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप आया, इनवर्स रिलेशनशिप आया। ऐसे ही यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी में क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो इनवर्स रिलेशन यानी कि नेगेटिव इफेक्ट। रियल इनकम इफेक्ट भी कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा, दोनों ही वजह से सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और रियल इफेक्ट, इन दोनों को जोड़ के टोटल प्राइस इफेक्ट बनता है। तो इसकी वजह से भी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, इसकी वजह से भी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी वो हमको नहीं पता, लेकिन जब दोनों वजह से क्वांटिटी इंक्रीज ही हो रही है, तो फाइनल इफेक्ट भी क्या होगा कि क्वांटिटी इंक्रीज होगी। So there would be a final increase in quantity demanded. तो प्राइस कम हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई। कैसा रिलेशनशिप आया, नेगेटिव रिलेशनशिप आया। ठीक है, यानी कि अपना लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। नॉर्मल गुड का केस था ये। अब जो है दूसरा केस लेते हैं, इंफीरियर गुड। तो इंफीरियर गुड का केस, लेट्स से वी आर टेकिंग द केस ऑफ जवार एंड बाजरा। ठीक है, जवार एंड बाजरा। अब जो है इसमें से मैं कहती हूँ जवार सस्ता हो गया, जवार का प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर गया। ठीक है, अब एक तरफ तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो जवार और बाजरा दो चीज खा रहा है। जवार जो है वो सस्ता हो गया, तो वो बाजरा पे जो पैसे खर्च कर रहा था उसमें से थोड़े पैसे निकाल के वो जवार की तरफ लगा देगा। क्यों, क्योंकि अब जो है जवार सस्ता हो चुका है, तो जवार की ज्यादा क्वांटिटी वो खरीद पाएगा। सो इसी वजह से जवार की डिमांड बढ़ जाएगी। और ये क्या शो हो रहा है, ये सब्सटीट्यूशन शो हो रहा है। सो जवार बाजरा दो चीज का कंजम्पशन कर रहा है। एक पुअर हाउस होल्ड है, जवार सस्ता हो गया तो वो कहेगा लाओ बाजरा में से भी थोड़ा पैसा निकाल के हम जवार की तरफ लगा दे, क्योंकि जवार सस्ता हो गया, उसकी ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी, तो इसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी में इंक्रीज आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और क्या होगा, क्योंकि ये लोग अब जवार की क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनके पास एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर बचेगी। देखो जवार सस्ता हो गया, जवार का प्राइस डिक्लाइन हो गया है, इसका मतलब कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, और ये बाजरा में से भी कुछ पैसा निकाल के जवार की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, और जवार कम रेट पे आ रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं इनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। तो जो इनके पास एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर बचेगी उससे ये बेटर क्वालिटी और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। तो क्योंकि ये बेटर क्वालिटी और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जवार की डिमांड थोड़ी बहुत कम भी होगी। तो यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ जाने के कारण ये बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट होना चाहेंगे, जवार की डिमांड थोड़ी सी कम होगी। तो यानी कि रियल इनकम इफेक्ट परचेजिंग पावर के कारण जवार की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल आप समझो बाजरा की जगह ये जवार पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि जवार सस्ता हो गया, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। सो लेट्स से 10 यूनिट्स डिमांड जो है बढ़ गई। अब ये जो है पहले से बहुत ज्यादा जवार खरीद पा रहे हैं उतनी ही इनकम में, तो ये क्या करेंगे, इनके पास जो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर बचेगी, क्योंकि जवार सस्ता हो चुका है, तो पहले जितना ये जवार खरीदते थे उतना ही जवार अब पहले से कम इनकम अप्लाई करके आ जाएगा। तो इनके पास जो वो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर बचेगी, जो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर इनकी बढ़ेगी, उससे अब ये जवार नहीं, ये कोई बेटर क्वालिटी और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, इसीलिए जवार की डिमांड थोड़ी सी
डिक्लाइन कर जाएगी। सो लेट्स से 2 यूनिट का डिक्लाइन आया। अच्छा, मैंने ऐसे क्यों लिखा है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो इंक्रीज हो रहा है वो तो 10 यूनिट का, और जो डिक्रीज दिखाया वो सिर्फ 2 यूनिट्स का। क्यों? खुद ही दिमाग लगाओ, जवार जैसा प्रोडक्ट पहली बात तो सस्ता आता है, और मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट नहीं बोलूंगी मैं इसको, क्योंकि हर घर में गेहूं और चना ज़्यादा खाया जा सॉरी गेहूं और चना नहीं, गेहूं और चावल ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, जिसके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा वही 3 टाइम जवार बाजरा खाएगा। भाई बाकी लोग खाते हैं तो कभी कभी खाते हैं जवार बाजरा। तो ऐसे केस में अगर जवार सस्ता भी हो जाता है और कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, तो क्या बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी? वैसे ही वो सस्ता प्रोडक्ट है, ऊपर से देश में मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट नहीं है, तो कंज्यूमर की अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी भी तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बहुत कम बढ़ेगी। इसी वजह से जवार की क्वांटिटी में जो डिक्लाइन आएगा वो ज़रा सा ही आएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर बचेगी अपने घर की जवार की ज़रूरत पूरा करने के बाद, जो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर कंज्यूमर के हाथ में बचेगी वो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर बहुत ही कम होगी। इसी वजह से जवार की क्वांटिटी डिमांडेड में जो डिक्लाइन आएगा वो बहुत ही ज़रा सा आएगा। अब हम देख सकते हैं कि दोनों इफेक्ट में से कौन सा इफेक्ट ज़्यादा है। भाई देखो, फर्स्ट वाले केस में क्या था, दोनों तरफ से क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट इंफीरियर गुड के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और रियल इनकम इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। अब क्या करें? कैसे पता चलेगा कि फाइनल इफेक्ट डिक्रीज है या इंक्रीज है? अब आपको देखना पड़ेगा इन दोनों इफेक्ट में से कौन सा वाला इफेक्ट ज़्यादा है। हमेशा याद रखना, सब्सटीट्यूशन गुड्स के केस में, सॉरी इंफीरियर गुड, नॉट सब्सटीट्यूशन गुड्स, कुछ नहीं होते, इंफीरियर गुड के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा रियल इनकम इफेक्ट से ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट नहीं होते हैं और सस्ते प्रोडक्ट होते हैं। इनको अगर जो है इनका प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी ज़रूर, बट बहुत कम बढ़ेगी। और क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बहुत कम बढ़ेगी तो वो बहुत ज़्यादा दूसरे प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं होगी। तो फाइनल इफेक्ट क्या आना चाहिए? 10 यूनिट्स डिमांड बढ़ रही है, 2 यूनिट्स डिमांड कम हो रही है, तो फाइनल इफेक्ट तो ये आना चाहिए कि 10 - 2 8 यूनिट डिमांड इंक्रीज हुई है। फाइनल इफेक्ट ये आना चाहिए। याद रखना, इंफीरियर गुड के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से हमेशा ज़्यादा होगा। एक इफेक्ट के कारण क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही थी, दूसरे इफेक्ट के कारण क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही थी, बट बहुत ज़्यादा भी डिक्रीज नहीं होगा। इरेजिंग दिस। अच्छा, ये जो माइनस प्लस का साइन है दोबारा देख लो, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो नेगेटिव रिलेशन। प्राइस कम हो रहा है और जस्ट अ सेकेंड, क्वांटिटी भी कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है यहाँ इस वाले केस में, तो इसीलिए पॉजिटिव साइन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब बात करते हैं गिफन गुड्स की, कि गिफन गुड्स के केस में क्या होगा। ये वाला भी देख लो पहले इफेक्ट, कि प्राइस कम हो रहा है और फाइनली इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। पहले दोनों केसेस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, गिफन गुड्स जहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाएगा। कैसे? देखो, इंफीरियर गुड और गिफन गुड दोनों में इफेक्ट सेम है। देखो, इसमें भी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें भी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर भी रियल इनकम इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर भी रियल इनकम इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंफीरियर गुड और गिफन गुड के केस में कौन सा वाला इफेक्ट ग्रेटर है। जैसे इसमें सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर था, इस वाले केस में इनकम इफेक्ट ग्रेटर होगा। क्यों होगा, कैसे होगा? अब मैं एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेती हूँ, राइस। नो डाउट राइस एक मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट है और यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, अब आप ये देख के चलो कि लेट्स से राइस का जो प्राइस है वो डिक्लाइन हो गया, राइस जो है वो सस्ता हो गया। तो क्योंकि राइस जो है वो सस्ता हो गया, तो जो लोग पहले राइस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और वो जवार बाजरा खा रहे थे, ठीक है, लेट्स से कोई फैमिली थी जो जवार बाजरा खा रही थी, क्योंकि राइस सस्ता हो गया है तो वो जो है राइस की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। और सब्सटीट्यूशन की वजह से क्या होगा? सब्सटीट्यूशन की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीज इन क्वांटिटी बिकॉज ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल सफ़ेद वाइट चावल की, वाइट राइस की। अब वाइट राइस जो है वो मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट है, ठीक है, लोग अच्छी खासी क्वांटिटी में घरों में राइस इस्तेमाल करते हैं और लगभग जो है हर घर में आपको चावल मिलेगा। तो जब इसका प्राइस डिक्लाइन होगा तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और फर्क ये है कि इस बार कंज्यूमर की परचेजिंग पावर अच्छी खासी बढ़ेगी,
जवार जैसे केस में, जवार जैसा प्रोडक्ट अगर सस्ता हुआ था तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बहुत कम बढ़ रही थी, बट वीट क्योंकि मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट है, इसीलिए कंज्यूमर की परचेजिंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो वो कहेगा अरे अब मैं सफ़ेद चावल क्यों खाऊं, मैं खाऊंगा ब्राउन राइस। ठीक है, मैं खाऊंगा ब्राउन राइस या रेड राइस, ये भी आते हैं ब्राउन राइस, रेड राइस, जो और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और ऑब्वियसली हेल्थ के लिए भी बेटर होते हैं। तो वो कहेगा भैया चावल सस्ता हो गया, परचेजिंग पावर बढ़ गई, वो कहेगा मैं इस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट पे, ब्राउन राइस पे, रेड राइस पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ऐसे कंज्यूमर्स की वजह से व्हाइट राइस की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो रियल इनकम इफेक्ट की वजह से परचेजिंग पावर इंक्रीज होने के कारण डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखना यह है कि कौन सा वाला इफेक्ट ज्यादा होगा, एक की वजह से क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है, एक की वजह से क्वांटिटी में डिक्रीज आ रहा है, विच इफेक्ट वुड बी ग्रेटर, ये वाला इफेक्ट ज्यादा होगा। इस केस में रियल इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट राइस मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट है। जब भी मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट की बात करी जाएगी तब रियल इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होने पर जब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो अच्छी खासी बढ़ती है, तो इसी वजह से रियल इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा। अब एक की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हो रही, एक की वजह से डिक्रीज हो रही, ये वाला इफेक्ट ज्यादा है, डिक्रीज इन क्वांटिटी वाला, रियल इनकम इफेक्ट ज्यादा है। इसी वजह से फाइनल इंपैक्ट जो आएगा वो ये वाला आएगा कि फाइनली जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें डिक्रीज होगा। तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, फाइनली क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज हो रही है। कैसा रिलेशनशिप आया, पॉजिटिव रिलेशनशिप आया, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। प्राइस कम हो रहा था, डिमांड भी कम हो रही है, हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो यहाँ पर फेल हो गया। तो ये होते हैं गिफन गुड्स। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, मैंने देखो इन कुछ इंफीरियर गुड्स ही गिफन गुड्स बन जाते हैं अगर उनके केस में प्राइस, अगर उनके केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाए। तो क्या नेसेसरी कंडीशंस है गिफन गुड बनने के लिए? तो पहली बात तो ये है कि प्रोडक्ट इंफीरियर गुड होना चाहिए है। इंफीरियर गुड मतलब, इंफीरियर गुड का मतलब है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लोग इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि मे बी बेटर क्वालिटी या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, या फिर लो क्वालिटी गुड है, इस तरीके का कोई ना कोई इंफीरियर गुड होना चाहिए है। ठीक है, और इनकम के साथ इसका रिलेशन, इंफीरियर गुड का इनकम के साथ कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। जो मनी इनकम होती है, जो कमाई होती है, तो इंफीरियर गुड का कमाई के साथ, मनी इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो वो होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो इंफीरियर गुड होना चाहिए है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं तो फर्क क्या रह जाएगा भाई, इंफीरियर गुड और गिफन गुड के केस में, ठीक है, दोनों में सेम इफेक्ट आए हैं, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, बस फर्क ये है कि इसके केस में ये वाला इफेक्ट ज्यादा था, इसके केस में ये वाला इफेक्ट ज्यादा है, वो सिर्फ इस सेकंड कंडीशन के कारण कि राइस जो है वो मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट था। सो मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट होगा तभी जो है प्राइस के डिक्लाइन होने पर कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि रियल इनकम इफेक्ट जो है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा हो। सो मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा भी होता है कि भाई ये तो प्राइस डिक्लाइन का केस है, प्राइस इंक्रीज करोगे तो ये सारे साइंस बदल जाएंगे पूरी टेबल में। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनकम इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होना चाहिए। रियल इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होना चाहिए है। ये तीन कंडीशंस जब फुलफिल होती हैं तो प्रोडक्ट गिफन गुड कहलाता है। गिफन गुड के केस में प्राइस का और डिमांड का पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होता है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है बताओ इंफीरियर गुड के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है या इनकम इफेक्ट ज्यादा है, गिफन गुड के केस में क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मल गुड के केस में या बाकी सारे गुड्स में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अपना कंसिस्टेंट है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से जब प्राइस कम हो रहा है तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से तीनों ही गुड्स के केस में क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कंसिस्टेंट है। और अगर हम इस इफेक्ट को रिलेशनशिप के रूप में बताएं तो मतलब क्या है, नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ये आपके सामने है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव इन द केस ऑफ ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, ये हमेशा नेगेटिव ही है। अच्छा इसमें गड़बड़ क्या है, कई बार लोगों ने ऐसे लिख रखा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव। अरे भैया सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कभी पॉजिटिव नहीं होता, ये आपके सामने रहा केस।
अगर आप ये टेबल उल्टी भी कर दो ना, प्राइस इंक्रीज का केस ले लोगे तो क्या होगा मैं बताती हूँ। लेट्स से प्राइस इंक्रीज का केस आपने लिया, ठीक है, तो सारे साइंस उल्टे हो जाएंगे। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी की जगह क्या होगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी होगा। रिलेशनशिप तो वहीं का वही रहेगा ना कि प्राइस इंक्रीज हुआ क्वांटिटी डिक्रीज हुई, तो रिलेशनशिप तो नेगेटिव ही रहेगा ना। तो याद रखना कि ये रिलेशनशिप, ये साइन जहां माइनस और प्लस के मैंने लगा रखे हैं वो नहीं चेंज होंगे, ये साइंस नहीं चेंज होने वाले हैं। जब आप टेबल उल्टा करोगे तो भी ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया है कि ये जो साइन है ये नहीं चेंज होंगे। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। जो लोग ये लिख देते हैं कई जगह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव, पता है क्या करते हैं, वो ये क्वांटिटी का इंपैक्ट ये लिख देते हैं कि अच्छा प्राइस गिर रहा है क्वांटिटी बढ़ रही है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव। ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। ये एक स्टैंडर्ड टेबल है कैम्ब्रिज बुक्स की अकॉर्डिंग और इंडियन बुक्स के अकॉर्डिंग भी यही जो है टेबल परफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा। आप जो है ये देख के कि क्वांटिटी बढ़ रही है ये नहीं लिख सकते कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है, ऐसा लिखना गलत होगा। बट फिर भी इस चीज़ को मैं नहीं रोक सकती, आपको बहुत जगह इंटरनेट पे, बहुत जगह बुक्स में, यहाँ तक कि मैंने एक आध कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखा हुआ है कि वहाँ पर ये लिखा गया था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव और उसको सही माना गया था, ऐसा लिखा हुआ था। बट वो करेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट को आप हमेशा रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट करते हो कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है ये रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट होगा। क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो तो आप तब बताओगे जब आपको केस दिया जाएगा कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है या प्राइस डिक्रीज हो रहा है। अब वही है कि इतनी डीप में लोग इकोनॉमिक्स नहीं समझते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा फिर यहाँ पे गड़बड़ होगी। बट ये जो आपके सामने मैंने दिया है ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टेबल है, बस ये करेक्शन करना है। ये जो है बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, जो कि मैंने करेक्ट कर दिया कि नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड के केस में प्राइस इफेक्ट अपना नेगेटिव आया है और गिवन गुड के केस में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों केसेस में नेगेटिव रहेगा। ये लॉ दिया था, ये रूल दिया था स्लट्सकी, यूजीन स्लट्सकी नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे जो है डायग्राम स्टडी करेंगे। अभी तो हमने जो है सिर्फ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इम्पैक्ट समझाया है, इसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू स्प्लिट करेंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा बट डोंट वरी, डायग्राम आपको याद नहीं करना है, बस समझ लेना। देखो दो इकोनॉमिस्ट है, जे आर हिक्स और यूजीन स्लट्सकी, दोनों ने डायग्राम के थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ करके दिखाया है प्राइस इफेक्ट का इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। मैं आपको पहले जे आर हिक्स के मेथड के थ्रू करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर है गुड एक्स की क्वांटिटी और यहाँ पर है गुड वाई की क्वांटिटी और ये हमारी बजट लाइन और ये हमारा इनडिफरेंस कर्व जो बहुत ही ध्यान से बनाना है इस केस में। सो दिस इज द इनडिफरेंस कर्व, ये हमारा इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन है और जहां पर इनडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सो दिस इज आवर इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है, सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, दिस इज गुड एक्स एंड दिस इज गुड वाई। तो यहाँ से लाइन खींचेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट से तो हमें पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है, ये x1, ठीक है। अब जो है गुड एक्स सस्ता हो गया, प्राइस डिक्लाइन का केस लेके चल रहे थे, सेम केस लेंगे। सो प्राइस जो है कम हो गया गुड एक्स का, गुड एक्स सस्ता हो गया, गुड एक्स सस्ता हो गया तो बजट लाइन अपनी रोटेट कर जाएगी राइट को, ठीक है, और कंज्यूमर नए इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाएगा। सो दिस इज द न्यू इंडिफरेंस कर्व, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो ये आ गई नई क्वांटिटी डिमांडेड x2। तो ये सिंपल सी बात है, ये प्राइस इफेक्ट शो हो रहा है अभी कि भाई प्रोडक्ट सस्ता हो गया, प्राइस डिक्लाइन हो गया, ठीक है, तो कंज्यूमर की जो है परचेजिंग पावर बढ़ गई और वो जो है ज़्यादा क्वांटिटी पहले से परचेज कर पा रहा है। तो सिंपल सी बात है, अभी स्ट्रेट अवे प्राइस इफेक्ट दिखाया गया है कि प्राइस कम होने के कारण डिमांड में कितना इंक्रीज आ रहा है। बट ये जो डिमांड में इंक्रीज आया है ये कितना परचेजिंग पावर यानी कि रियल इनकम इफेक्ट के कारण आया और कितना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के कारण आया है वो कैसे पता लगाएं।
तो अगर आपको ये पता लगाना है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के कारण कितना चेंज आया है, उसके लिए आपको ये वाला फैक्टर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में जब भी हम एक फैक्टर का इंपैक्ट देखना चाहते हैं दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं। सो रियल इनकम इफेक्ट को कांस्टेंट रखो। रियल इनकम इफेक्ट क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। तो जब कंज्यूमर आगे वाली बजट लाइन पे रोटेट कर रहा है, प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है, तो एक तरीके से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ी, तो कंज्यूमर से थोड़ा पैसा ले लो वापस, कंज्यूमर की मनी इनकम ले लो। इसे बोलते हैं कंपेंसेटिंग वेरिएशन। ठीक है, कि कंज्यूमर की पोजीशन जितनी बेटर ऑफ हुई है आप उतनी खराब कर दो। कंज्यूमर को जितना फायदा मिल रहा है, ठीक है, सस्ते प्राइस से, उतना ही नुकसान कर दो, उतनी ही इनकम उससे वापस ले लो। इसको बोलेंगे कंपेंसेटिंग वेरिएशन। तो कंज्यूमर से आप जो है थोड़ी मनी इनकम वापस ले रहे हो, थोड़ी मनी इनकम स्नैच कर रहे हो। तो जब मनी इनकम कंज्यूमर से वापस ले ली जाती है या कंज्यूमर की मनी इनकम कम हो जाती है तो बजट लाइन पीछे को शिफ्ट हो जाती है। तो ये देखो बजट लाइन इस बार पीछे को ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। ये जब बजट लाइन पीछे को शिफ्ट हो गई, मतलब अब जो है कंज्यूमर को बढ़ती हुई परचेजिंग पावर का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बेनिफिट नहीं मिला, और कंज्यूमर अपने, ये देखो पुराने वाले ये जो हमने बजट लाइन बनाई पीछे की ओर, ये पुराने वाले इनिशियल इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है। ये देखो इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये रही x3। तो ये जो आया है x1 से x3 तक का जो पोर्शन है, ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने मनी इनकम कांस्टेंट कर दी, आपने बेसिकली रियल इनकम इफेक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए मनी इनकम थोड़ी सी कंज्यूमर से वापस ले लिए। तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर जो है बढ़ने का जो बेनिफिट उसको मिला था, वो बेनिफिट आपने वापस ले लिया। उसके बावजूद अगर क्वांटिटी में कुछ इंक्रीज हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा होगा? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से हो रहा होगा। और वैसे भी आप देखो, हम लोग जो इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, इंडिफरेंस कर्व का ये रहा एक पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट, तो इंडिफरेंस कर्व अपने आप में ही सब्सटीट्यूशन दिखाता है। ये देखो यहां पर क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो रही है, इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि अपने आप में इंडिफरेंस कर्व क्या है? सब्सटीट्यूशन दिखाता है। तो ये देखो यहां से इस पॉइंट तक आने में एक ही इंडिफरेंस कर्व पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिखाया जा रहा है, यानी कि x1 से x3 तक जो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के कारण हुई है। और बाकी का जो बचा हुआ होगा, फिर वो ऑब्वियस सी बात है, बाकी का बचा हुआ रियल इनकम इफेक्ट के कारण हुआ है। इस तरीके से स्प्लिट किया है जे.आर. हिक्स ने रियल इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को। अपना फाइनल वाला इक्विलिब्रियम तो ये था, इनिशियल वाला ये था, इसके बीच का जो डिफरेंस था उसको हमने स्प्लिट किया है कि इतना पोर्शन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का, बाकी बचा हुआ रियल इनकम इफेक्ट का। सो आई होप दिस इज क्लियर। यूजीन स्लट्सकी ने भी कुछ अलग नहीं किया, सेम ही तरीके से किया है। ठीक है, पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ और बाद में मैं दोनों के तरीके को कंपेयर करूंगी। बस ये याद रखना कि देखो इस डायग्राम में जब उससे मनी इनकम ली गई है कंज्यूमर से, उसका बेनिफिट एक तरीके से खत्म कर दिया गया है, परचेजिंग पावर इंक्रीज होने का बेनिफिट खत्म कर दिया गया, तो वो पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व पे आ गया। बस यही फर्क होगा। स्लट्सकी के केस में वो पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व पे नहीं आएगा। तो अब मैं जो हूँ स्लट्सकी वाला आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। स्लट्सकी ने इसी चीज को यूजीन ने कैसे एक्सप्लेन किया, यूजीन स्लट्सकी ने। सो गुड वाई की क्वांटिटी, गुड एक्स की क्वांटिटी, अपनी बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व, ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इनिशियल क्वांटिटी इतनी डिमांड करी जा रही है x1। ठीक है, गुड एक्स सस्ता हो गया, गुड एक्स का प्राइस मार्केट में गिर गया, डिक्लाइन कर गया, बजट लाइन आगे को रोटेट हो गई, कंज्यूमर जो है नए इंडिफरेंस कर्व पे आ गया, जहां पे ये टेंजेंट है वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, और ये आ गई फाइनली हमारी नई क्वांटिटी, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये नई क्वांटिटी। सो प्राइस कम होने के कारण टोटल जो है डिमांड में इतना चेंज आया है, क्वांटिटी डिमांडेड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब कैसे पता लगाएं इसमें से कितना इनकम रियल इनकम इफेक्ट है और कितना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है? तो वही बात है, अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट देखना चाहते हो, रियल इनकम इफेक्ट को कांस्टेंट रखो। रियल इनकम इफेक्ट को कांस्टेंट रखने का मतलब है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कांस्टेंट रख दो। तो यूजीन स्लट्सकी ने क्या किया, यूजीन स्लट्सकी ने बोला कि कंज्यूमर को जो है क्या करो,
उसकी परचेजिंग पावर इतनी डिक्रीज कर दो, इतनी लेस कर दो कि वो ओरिजिनली जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट खरीद पा रहा था, ये है ओरिजिनल कॉम्बिनेशन भाई, इतना वाई और इतना एक्स, ये ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है, तो वो ओरिजिनली जितना कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट खरीद पा रहा था ना, उतना ही खरीद पाए, उससे ज्यादा ना खरीद पाए। ठीक है, उस पॉइंट पे ले आओ, इस तरीके से उसका जो है बेनिफिट चला जाएगा, रियल इनकम इफेक्ट का जो उसको बेनिफिट मिला था वो बेनिफिट खत्म हो जाएगा, उसकी परचेजिंग पावर इस तरीके से डिक्रीज करी जाए कि वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाए, ओरिजिनली जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट वो खरीद पा रहा था उतना ही खरीदे। तो इसके लिए वापस से बजट लाइन पीछे को शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन इस बार देखो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कॉम्बिनेशन की बात करी जा रही है कि जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीदे जा रहे थे, हमारी ये बजट लाइन उस कॉम्बिनेशन पॉइंट से निकले। ये देखो, ठीक है, लेकिन इस बार हम जो है पुराने इंडिफरेंस कर्व पे नहीं है, ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये ऐसे है, तो हमारी ये जो बजट लाइन है ये इंडिफरेंस कर्व को काट रही है, पुराना वाला इंडिफरेंस कर्व कहीं भी इस बजट लाइन के टेंजेंट नहीं होगा, तो इस बजट लाइन पे बनेगा एक नया इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे। सो दिस वुड बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इससे जब हम नीचे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये जो पॉइंट आया ये दिखा रहा है हमको सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और ये जो फिर बचा हुआ होगा ये होगा रियल इनकम इफेक्ट। अब मैं आपको डिफरेंस बता दूं वापस दोनों में, दोनों ने क्या किया, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करी, बट दोनों का तरीका अलग अलग था। जीआर हिक्स ने क्या किया कि कंज्यूमर की बजट लाइन को इस तरीके से पीछे शिफ्ट किया कि वो पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व को जो है टेंजेंट हो जाए, लेकिन यूजीन स्लट्सकी ने ये जो बजट लाइन पीछे की ओर शिफ्ट करी, ये इस तरीके से नहीं शिफ्ट करी कि पुराना वाला इंडिफरेंस कर्व उसके टेंजेंट हो जाए, ये सिर्फ इस तरीके से शिफ्ट करी गई है कि कंज्यूमर का जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स था, जो ओरिजिनल उसका परचेजिंग पॉइंट था, जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स था, ये लाइन उसके थ्रू पास हो, मतलब कंज्यूमर इतना ही कॉम्बिनेशन परचेज कर सके। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था डायग्राम ड्रॉ करने में, इसी वजह से यहाँ पर हमको अलग अलग से इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना पड़ा है। जो बजट लाइन पीछे शिफ्ट हुई है बैकवर्ड, ठीक है, उसके ऊपर एक नया इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना पड़ा है, और ये जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक्स एक्सिस पे आएंगे तो ये यहाँ तक का जो इंक्रीज हुआ है क्वांटिटी में वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के कारण हुआ है। क्यों? क्योंकि बजट लाइन को पीछे शिफ्ट करके हमने रियल इनकम को कांस्टेंट कर दिया, परचेजिंग पावर के प्राइस जो है सस्ता हुआ था, गुड जो है वो सस्ता हुआ था, प्राइस डिक्रीज हुआ था, उसकी वजह से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई थी, तो परचेजिंग पावर इंक्रीज होने का जो बेनिफिट कंज्यूमर को मिला था उसको हम निल कर देते हैं बजट लाइन को पीछे शिफ्ट करके। सो ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, और ऑब्वियस सी बात है फिर जो बचा हुआ है वो रियल इनकम इफेक्ट होगा। फाइनल क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, यहां तक सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, तो जो बचा हुआ है वो क्या होगा, दोनों के बीच का गैप, वो रियल इनकम इफेक्ट होगा। अब जो है, अच्छा एक चीज और, स्लट्सकी के मेथड को सुपीरियर माना गया, इसको हम कॉस्ट डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि स्लट्सकी के मेथड में आप इस इफेक्ट को सेपरेट करने के लिए एक नए इंडिफरेंस कर्व पे आ रहे हो। जब आप परचेजिंग पावर इफेक्ट को निल करने के लिए बजट लाइन को पीछे शिफ्ट कर रहे हो, तब आप जो इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखा रहे हो वो नए इंडिफरेंस कर्व पे दिखा रहे हो, ठीक है। और नए इंडिफरेंस कर्व पे ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर का यूटिलिटी, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, और जब पहली बात क्वांटिटी जो है पहले से ज्यादा कंज्यूम करी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं इस अप्रोच को सुपीरियर माना गया है। अब मैं इन दोनों ही मेथड्स का आपको कंपैरिजन दिखाती हूँ। डायग्राम ड्रॉ करना आए नहीं आए बेटा, समझ लेना कि दोनों का डिफरेंस क्या है, क्योंकि डायग्राम तो ड्रॉ करने को आएगा नहीं एग्जाम में, एमसीक्यू वाले में। डिफरेंस देख लो, बस जो डायग्राम्स मैंने ड्रॉ करे थे वही ड्रॉ करे। इसमें देखो जब बजट लाइन पीछे आ रही है तो कंज्यूमर का ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 था, फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 था। जब उससे मनी इनकम वापस ली गई, ये बजट लाइन पीछे की ओर शिफ्ट हुई है, तो कंज्यूमर अपने पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इतनी ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, इसमें जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व में, ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के कारण क्वांटिटी का इंक्रीज होना शो कर रहा है। बट इसका ड्रॉबैक जो है वो ये है कि जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है, सो इट्स बेटर कि अगर आप ये दिखा सको कि साथ के साथ कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया गया। और इस वाले में ये देखो कि ये कंज्यूमर का इनिशियल इक्विलिब्रियम था, ये कंज्यूमर का फाइनल इक्विलिब्रियम था।
परचेजिंग पावर के इफेक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए ये जो पुराना वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इससे बजट लाइन बनाई गई है, बट बजट लाइन इस पॉइंट को काट रही है, ठीक है, और हमें इस बजट लाइन पे एक नया इंडिफरेंस कर्व बनाना पड़ा है, ठीक है, और हमने ये जो नया इंडिफरेंस कर्व बनाया है, फिर इससे जब हम परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हमें मिलता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इतना हिस्सा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। तो यहाँ पर खासियत ये है कि आप हायर इंडिफरेंस कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को, यानी कि कहीं ना कहीं जब ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करी जा रही है तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, इसीलिए स्लट्सकी के मेथड को थोड़ा सा सुपीरियर माना जाता है। बाद में जे.आर. हिक्स ने भी इस तरीके का एक मेथड डेवलप किया है, इसी तरीके का सेम। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखना, हिक्स ने क्या किया, कंज्यूमर को पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचाया। एक ही इंडिफरेंस कर्व पे यूटिलिटी क्या होती है, सेम होती है, तो इसने जो है पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व पे ही कंज्यूमर को पहुंचाया, उससे मनी इनकम वापस लेके, तो इसने यूटिलिटी सेम रखी है। और जो स्लट्सकी है उसने परचेजिंग पावर सेम रखी है। उसने जब कंज्यूमर का परचेजिंग पावर का इफेक्ट नील करने की कोशिश करी है, तो उसने जो नई बजट लाइन बनाई है जो कि बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, उसको ये जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट है इससे पास कराया है, ये शो करने के लिए कि कंज्यूमर जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट है उतनी खरीद सकता है, ठीक है। तो अब उतनी खरीद सकता है, बाकी उस बजट लाइन पे और जो कॉम्बिनेशन होंगे वो तो इसका मतलब अपने आप खरीद ही सकता है, बट इस पॉइंट से पास होना ज़रूरी था ताकि उसकी परचेजिंग पावर को कांस्टेंट या सेम दिखाया जा सके। सो दोनों ने अलग अलग तरीके से दिखाया है। उसने एक ही इंडिफरेंस कर्व पे ऊपर से नीचे का मूवमेंट करके सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिखाया है, इसने दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट करके सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिखाया है, यहाँ पर सेम इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट करके मूवमेंट करके सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिखाया जा रहा है। इसका मतलब यूटिलिटी सेम है, एक ही इंडिफरेंस कर्व पे दो पॉइंट है तो यूटिलिटी सेम है, इसने केवल परचेजिंग पावर को सेम रखा है। अब देखिए अनदर थिंग, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में प्राइस इफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो मतलब उनके बीच में तो सब्सटीट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है ना, सीधे पैर का जूता और उल्टे पैर का जूता परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या इन दोनों के बीच में सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है? सीधे पैर के जूते पे सीधे पैर के जूते की जगह उल्टे पैर का जूता पहना जा सकता है? कभी भी नहीं। तो इनके बीच में सब्सटीट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होगा जीरो, और प्राइस इफेक्ट फिर पूरा का पूरा किसके बराबर बचेगा, इनकम इफेक्ट के बराबर बचेगा। ऐसे ही परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के केस में प्राइस इफेक्ट किसके बराबर होगा, पूरा का पूरा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के बराबर होगा। क्यों? इसमें जो है आप परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब है आप जो है 100% सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वही केस ले लो, 100 शीट का पैक था और 200 शीट का पैक है, ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। आप चाहे 100 शीट वाला पैक यूज़ करो या 200 शीट वाला पैक यूज़ करो, दोनों में सेम शीट्स डली हुई हैं, आउटपुट तो सेम ही आएगा ना प्रिंटिंग का। तो इस केस में अगर आप लेट्स से 5 पैक 200 शीट वाले इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, तो यानी कि 1000 शीट आपको चाहिए थी, तो इन 5 पैक की बजाय अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10 पैक 100 शीट वाले इस्तेमाल करने लगो तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100% सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है इस केस में। सो परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में प्राइस इफेक्ट पूरा का पूरा किसके बराबर होगा? सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के बराबर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर दोनों डायग्राम में, तो देखिए जे.आर. हिक्स के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कम है, रियल इनकम इफेक्ट ज़्यादा है, और स्लट्सकी के केस में देखो क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है और रियल इनकम इफेक्ट कम है कंपैरेटिवली। तो दोनों के केस में जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ रियल इनकम इफेक्ट, वो अलग अलग आ रही है, ठीक है। ये कब नहीं होगा, कब अलग अलग नहीं आएगी? जब प्राइस में बहुत स्मॉल अमाउंट का चेंज आएगा। अगर प्राइस में बहुत माइन्यूट सा चेंज आता है तो स्लट्सकी का सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और हिक्स का सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लगभग बराबर ही होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ फाइनली द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। सबसे पहला रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से डिमांड कर्व डिराइव किया जा सकता है। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को यूजुअली 1 मानते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या है, बराबर है। सो लेट्स से कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस ये है, ठीक है, और जो है इस प्राइस पे मार्जिनल यूटिलिटी ये है, ठीक है। सो लेट्स से कोई प्रोडक्ट है जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ये है, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी वही तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सो लेट्स से दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ये है। तो पहले तो ये समझो कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ऑल्दो आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा, जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी, एडिशनल यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है इसीलिए ये डिमिनिशिंग होगा, डिक्लाइनिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगी। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है इस पॉइंट पे। सो मार्जिनल यूटिलिटी और ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जब ये इक्वल होंगे तो वही तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इस पॉइंट पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है, m1। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, इसको आप प्राइस भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है ना, तभी तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट निकल के आया है। तो इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर है। ये मार्जिनल यूटिलिटी रिप्रेजेंट हो रही है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व से, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब जो है यहाँ पर आपने प्राइस प्लॉट किया, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इससे इसमें जो क्वांटिटी आ रही है m1 उतनी ही आप यहाँ पर प्लॉट कर लो n1, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया डिमांड कर्व का। अब लेट्स से प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर गया। अब क्या करें, अब कैसे पता लगाएं कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी। सो लेट्स से प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर गया। अगर प्राइस डिक्लाइन कर गया है तो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्लाइन होनी चाहिए ना भाई। प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होंगे तभी इक्विलिब्रियम निकलेगा। प्राइस कम हो गया तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होनी चाहिए है। तो ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिक्लाइनिंग है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, और इस पॉइंट पे ये प्राइस है तो इस पॉइंट पे ये प्राइस के बराबर हो जाएगी। ये दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे तो ये क्वांटिटी पता चल गई m2। तो इतनी क्वांटिटी लेके आपने इधर प्लॉट कर दी n2। ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट डिमांड कर्व का। एक चीज़ और, मार्जिनल यूटिलिटी कब कम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी तब कम होती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। तो जब प्राइस कम हुआ है तो मार्जिनल यूटिलिटी को भी कम होना पड़ेगा, सो दैट प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो सके। और मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, यानी कि जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तभी देखो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे E2 पे क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है एज कंपेयर टू E1। ऐसे ही जब प्राइस और ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, P3 हुआ, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी को और डिक्लाइन होना पड़ेगा ताकि वो P3 के बराबर हो सके। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इस पॉइंट पे ये प्राइस P3 के बराबर है। तो ये आ जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट 3। नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आ गई हमारी क्वांटिटी m3। इतनी ही क्वांटिटी इधर प्लॉट कर दो n3। तो ये आ गया हमारा डिमांड कर्व का थर्ड पॉइंट। ज्वाइन करेंगे तो ये डिमांड कर्व आ गया। एक और लॉजिक भी है इसका। अच्छा एक चीज़ और, चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे प्राइस लिख लो। तो ये जो सिंपली मार्जिनल यूटिलिटी वाली लाइन है कहीं ना कहीं ये भी डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या है, बराबर है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे। बट ज़रूरी नहीं है कि डिमांड नेगेटिव हो, इसीलिए हमने डिमांड कर्व को अलग प्लॉट किया है, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अदर वे राउंड हम चीज़ों को समझते हैं। अब आप ये देखो डिमांड कर्व, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है क्वांटिटी n3 यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है जब प्राइस कम है। ऐसा क्यों होता है, अब आप समझो ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी का कंजम्पशन हो रहा है। जब ज़्यादा क्वांटिटी का कंजम्पशन हो रहा है तो मतलब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, उसकी यूटिलिटी कम है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब हमें किसी प्रोडक्ट से कम यूटिलिटी, कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको हम तभी खरीदेंगे जब उसका प्राइस कम होगा। इसीलिए कम प्राइस पे ज़्यादा डिमांड हो रही है। सो फाइनली लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द रीजंस। तो पहला रीजन तो हमने देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि मेजर रीजन है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का। हम जो पूरा का पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिमांड के बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं। हम क्यों कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस जानना चाहेंगे, इसलिए ताकि हमें डिमांड का पता चल सके। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सीधा रिलेशन है डिमांड के साथ। देन इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जो कि हमने अभी पढ़ा,
ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट अगर सस्ता हो जाता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो ज़्यादा खरीद सकता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और कंज्यूमर जो है अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है तो वो दूसरे प्रोडक्ट में से भी अपनी थोड़ी सी इनकम निकाल के सस्ते वाले प्रोडक्ट में लगा देता है, उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ती है सस्ते प्रोडक्ट की एंड वाइस वर्सा। सो इन दोनों इफेक्ट की वजह से भी, ठीक है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि बेसिकली कह सकते हैं हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। भाई डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा लॉ ऑफ डिमांड को ही रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, और प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी। सो लॉ ऑफ डिमांड को ये रिप्रेजेंट करता है। सो हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, कोई प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो पहले बहुत सारे कंज्यूमर्स जो उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब वो भी उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। एंड डिफरेंट यूजेस, अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है और उसके बहुत सारे यूजेस है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होगा उसी में उपयोग किया जाएगा उसका। जब वो सस्ता हो जाएगा तो हर जगह उसका उपयोग होगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, महंगी होती है तो बत्ती पंखा चलाते हैं, सस्ती हो जाती है तो भैया एसी भी चलाने लगते हैं, तो डिमांड जो है बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। सो ये 5 जो हैं वो मेजर रीजंस है जिसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, जिसकी वजह से प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, और उसी इन्वर्स रिलेशनशिप के कारण हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। सो आई होप मेजॉरिटी ऑफ द कंसेप्ट्स फ्रॉम कंज्यूमर साइड, इकोनॉमिक्स में हम जो कंज्यूमर साइड पढ़ते हैं उसके कंसेप्ट्स जो हैं आपको अब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।